अब मुझे इस पॉलिटिकल चीज़ याद आई जो अभी एक ट्रेड वॉर चल रही है ना। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने हमारे इंडिया पे बहुत बड़ा एक टैरिफ लगाया है। तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस मार्केट? सर, हम कहते हैं ना, एवरी डिस्ट्रक्शंस गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ ग्रोथ। तो ट्रंप ने हमारे लिए नए दरवाजे खोल दिए। ट्रंप बोल रहा है, भाई हम टैरिफ लगाएंगे, आपको हमारे साथ बिजनेस करना है, हमारी बात नहीं मानोगे तो हमको अमेरिका की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि हिना जी, एक चीज़ मेरे दिमाग में आई थी कि आज से कुछ टाइम पहले मतलब लोग बोलते हैं कि अफ्रीका में बिजनेस करना सेफ नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं उनका जो रेपो है या फिर कुछ एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ में ऐसे हुए कि वहाँ पर पैसा डूब जाता है, समथिंग ऐसा कुछ था जहाँ तक मैंने सुना था। तो व्हाट अबाउट नाउ द सिचुएशन? देन यू कैन नॉट ब्लेम दैट अफ्रीका में बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिकॉज फॉल्ट इज इन यू, नॉट इन द पीपल। फर्दर वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि कौन सी इंडस्ट्रीज इसमें ज़्यादा काम कर सकती है। आज की तारीख में अफ्रीका में हाईएस्ट रिक्वायर्ड है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस बीच टॉक वाले एपिसोड पर, जहां पर हम बातें करते हैं बातें बिजनेस की। और इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में आज का वीडियो है वो अबाउट, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा, कि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में हर कोई चाहता है कि उसका बिजनेस बड़ा हो। बड़ा कैसे होगा? वो जब हमारे देश में तो सप्लाई कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में वो एक्सपोर्ट भी करे, ताकि उसकी जो कंपनी है वो अगले लेवल तक पहुंचे। और इसी के लिए आज हमारे साथ में जो गेस्ट हैं वो है एफ्रो अरब कंपनी से, यानी कि आपके लिए पूरी हेल्प करेंगे कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो अफ्रीका या फिर मिडिल ईस्ट में कैसे पहुंचेगा, कैसे पेमेंट्स होंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पर होती है, किस तरह से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्या चीजें आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। हर एक चीज के बारे में इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर बात होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत है। अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं, देखते हैं, तो शायद इनका एक पॉइंट आपके बिजनेस में एक नई जान फूंक सकता है। सो स्वागत करता हूं मिस्टर जास्मिन गांधी, जो पीआरओ ऑफ द एफ्रो अरब, और हिना शाह, जो कि वन ऑफ द पार्टनर हैं एफ्रो अरब के। सो आप दोनों का स्वागत है हमारे इस बीच टॉक वाले इस चैनल के ऊपर, जहां पर हम बातें करते हैं बिजनेस की। थैंक यू भरत भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस एंड गिविंग एन अपॉर्चुनिटी कि लोगों को इस तरह का हम नॉलेज दे सके, जो हमारे नॉलेज देने से या हमारे एक्सपीरियंस से अपने बिजनेस में ग्रो कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। हमारी कंपनी का नाम है एफ्रो अरब बिजनेस एसोसिएशन। ओके, राइट। थैंक यू भरत भाई, थैंक यू वेरी मच। हमको अपॉर्चुनिटी दिया कि हम लोगों के साथ हम शेयर कर सकते हैं कि वो बिज़नेस कैसे आगे बढ़ाए, ताकि अगर एक भी हमारी चीज़ उनको लग गई तो उनका बिज़नेस अच्छे से ग्रो हो सकता है। एंड हम एक प्लेटफॉर्म उनको दे सकते हैं कि भाई उनको अगर एक्सपोर्ट करना है तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं। जैसे उनको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, वाइस वर्सा, सब हम कर सकते हैं इसके। तो वक्त नहीं गवाते हैं और डायरेक्टली हम लोग, क्योंकि यहाँ पर हम सीधी बातें करते हैं बिजनेस की, तो सबसे पहला सवाल मैं हमारी ऑडियंस को ही लेकर आ रहा हूँ कि आखिर में क्यों सिर्फ अफ्रीका या फिर मिडिल ईस्ट मार्केट ही आप लोगों ने चुना? वहां पर ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज है जो आप देखते हैं और शायद दूसरे लोग नहीं देख पा रहे? अफ्रीका सबसे पहले इसके लिए भरत भाई अंडर डेवलप्ड नेशन है। ये डेवलप्ड नेशन भी नहीं है, ना ही डेवलपिंग नेशन है, ये अंडर डेवलप्ड नेशन है। वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज भी अभी तक यूटिलाइज नहीं हुए हैं। लोगों को पता नहीं है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है ये। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी इतनी सारी है वहाँ पे। टोटल 54 कंट्रीज है वहाँ पे सर। 54 कंट्रीज? अफ्रीका में 54 कंट्रीज अवेलेबल है, जिसमें से एक या दो कंट्री हम छोड़ देते हैं जहाँ पे हम आज की तारीख में ऐसे सोचते हैं बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हर एक कंट्री कोशिश कर रही है कि हमको लोगों से बिजनेस करना है, वर्ल्ड से जुड़ना है। मतलब जैसे इंडिया 1980s और 1990s में मतलब हमको कहा था वी आर थर्ड वर्ल्ड, वी बिलोंग टू थर्ड वर्ल्ड। आज की तारीख में अफ्रीका उसी दौर से गुजर रहा है। अफ्रीका इज कंसिडर्ड एज द थर्ड वर्ल्ड। And what about the Middle East? Middle is also a very good market apart from one or two country when we speak. Development तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन because of their weather and the climate situation of theirs,
बहुत सारी चीज़ें होती है वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते वहाँ पे, उनको इंपोर्ट पे ही रहना पड़ता है। वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज में अगर देखें तो गैस और ऑयल पे ही ज़्यादा डिपेंडेंसी है। बाकी सारी चीज़ों में उनको बाहर से ही लाना पड़ता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो लोग भी मैन्युफैक्चरिंग में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी मेजरली इंडियंस ही उनके साथ पार्टनर कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल नो हाउ नहीं है उनके पास। प्रोडक्शन कैसे करते हैं नहीं पता है उनको। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे इंडियंस लोग ही सबसे ज़्यादा टेक्निकल नो हाउ एट लोअर कॉस्ट लेके जाते हैं। जैसे कि हिना जी, एक चीज़ मेरे दिमाग में आई थी कि आज से कुछ टाइम पहले मतलब लोग बोलते हैं कि अफ्रीका में बिजनेस करना सेफ नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं उनका जो रेपो है या फिर कुछ एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ में ऐसे हुए कि वहाँ पर पैसा डूब जाता है, समथिंग ऐसा कुछ था जहाँ तक मैंने सुना था। तो व्हाट अबाउट नाउ द सिचुएशन? देखिए, पहले ऐसा था, अभी सिचुएशन चेंज हो गई है। दूसरी बात ये है कि लोग अगर राइट सोर्स से जाते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग ऑनलाइन भी चले जाते हैं कि भाई ये मिला हमको, ऑनलाइन मिला, हम चले जाते, तो उसमें फ्रॉड्स बहुत सारे होते हैं। बट इफ़ यू गो थ्रू राइट चैनल आपको कोई प्रॉब्लम आती नहीं है उसके अंदर। दूसरी बात ये है कि रिस्क फैक्टर जैसे बोलते हैं कि भाई अफ्रीका में रिस्क फैक्टर है, इवन देयर आर प्रॉब्लम्स इन इंडिया ऑल्सो। ऐसा नहीं कि अफ्रीका में भी है, इंडिया में भी ऐसा होता है कि कभी कभी इंडियन कंपनीज भी अफ्रीकन्स को कुछ अलग दिखाती है और भेजती कुछ अलग है। राइट। सो दिस थिंग्स आर आल्सो हैपनिंग दोनों तरफ से। यस, दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स है सर। ना हिना जी, ये बताइए कि आपने जो भी अभी बातें करी, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता? मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या किया कि आपको इन सब चीज़ों के आइडियाज़ आए? एक्चुअली ऐसा है कि आई वाज वर्किंग विद सम कंपनी फॉर लास्ट 16 years. Yeah, and in that company, I had a portfolio of inviting the buyers from Africa. So I was handling Africa desk. So in that company, I had got this experience of inviting the buyers from Africa, the ambassadors, the Indian embassies. So I was dealing with everybody, like Indian embassy, African embassy, buyers from Africa, chambers of commerce in Africa. And even here I was in government of Gujarat and all that. So first I was working in that company in Mumbai. Then I got transferred to Gujarat. Then I was heading the office in Gujarat. And in that way I got the contacts of the Africans, you know, repeatedly. And they got trust on me. Okay, if I am inviting, so this is a trustful thing where we are going. The event is trustful. The people are trustful. As of today also, if I am my buyers, if they come here and if they meet the Indian companies, they say no, we give money to Hina first, she will give it to you. So this type of trust they have on me. So from last 16 years what I have worked, that has come now to an you say, like, you know, they have given me such a trust here. Some of them even they call me mama in India. Okay, so this is how it works. So the people from Africa, they are just, if I give an invitation now also to them, this is the event, they invite different people from their country and they send it to me. So this is how the network is growing and how the people are coming to India to do business. ग्रेट। जैस्मिन जी, अभी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है एफ्रो अरब का, वो वर्क कैसे करता है? मतलब कि किस तरह से इंडियन जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो कनेक्ट कर सकता है आपसे, या फिर ये पूरा ओवरऑल मुझे थोड़ा सिस्टम समझाइए। इवन हमारी ऑडियंस भी ये जानना चाहती है कि आपका ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है कैसे वर्क करता है। पहले तो इसमें 2-3 चीज़ें हम कर रहे हैं। पहले तो ट्रेड फेयर्स में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया में और अफ्रीका और गल्फ कंट्रीज में। जो ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, हम वहाँ पे हमारा पेविलियन बनाते हैं विद द टाइप फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लास्ट मंथ ही यशोभूमि दिल्ली में एग्जीबिशन था इंडियन मशीनरीज पे, इंटोज नाम का। तो उनके ऑर्गेनाइजर्स के साथ हमने टाइप किया था फॉरेन डेलीगेट्स को मोबिलाइज करके यहाँ पे लाना। अफ्रीका से यहाँ पे लाना, मोबिलाइज करके बाय इनविटेशन ऑफिशियली। और वहाँ पे पेविलियन जो बना है, इन अफ्रीकन्स को वहाँ पे हम लोग लाते थे, पेविलियन में बैठते थे। और जितने भी एग्जिबिटर्स हैं, जितने लोगों ने पार्ट लिया है, स्टॉल्स लिए हैं वहाँ पे, उन सबको प्रिविलेज था कि इनके साथ में बैठ के 1-to-1 मीटिंग्स हम कराएंगे और उनकी डील्स अगर होती है तो करवाते हैं। तो ये सबसे पहला पहलू है कि यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को किस तरह से हम मिलाते हैं।
वो लोग हमारे और ऑर्गेनाइजर के इनविटेशन पे यहाँ पे आते हैं। ओके, तो मतलब यहाँ का जो मैन्युफैक्चरर है क्या उसको उस ट्रेड फेयर का पार्ट बनना पड़ेगा? हाँ, अगर ट्रेड फेयर में उसको मिलना है तो उसको उस ट्रेड फेयर का पार्ट बनना बहुत ज़रूरी है। तो ही वो वहाँ पे मीटिंग कर सकते और अगर वो ट्रेड फेयर का पार्ट नहीं बनना चाहे या फिर नहीं बन पा रहा है कोई भी रीजन से, तो हैं। फिर हमारा सेकंड पार्ट आता है कंपनी का, क्योंकि ये डेलीगेट्स जो भी हम लाते हैं यहाँ पे, ट्रेड फेयर 2 या 3 दिन का ही होता है जनरली। उसके बाद उनकी अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है अगर, तो हमको पूरा पहले से लिस्ट दे के रखते भाई हमारी ये रिक्वायरमेंट है। तो जो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं फॉर XYZ रीजन, हम उनके साथ उनके ऑफिस में या फैक्ट्री पे 1-to-1 मीटिंग्स करवाते हैं एज अ प्रोस्पेक्टिव बायर। इनको उनके ऑफिस में लेके जाते हैं हम लोग और कोशिश करते हैं इनकी डील्स वहाँ पे बन जाए। ओके, मतलब कि आप फॉरेन डेलीगेट्स जितने भी आ रहे हैं आपके, हिना जी, आपके जो भी वहाँ पर अपने कनेक्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ से आप यहाँ पर लेके आते हो, यहाँ पे ट्रेड फेयर में आप उनकी मीटिंग करवाते हो, ठीक है। अगर सप्लायर को या फिर बायर को अगर वो डील जमती है तो वो गो अहेड करते हैं, अगर नहीं जमती है तो आप ये भी करते हो उनके लिए कि अगर कोई उस ट्रेड फेयर का पार्ट नहीं है, कोई बिजनेसमैन जो, तो आप उसकी ऑफिस पे या फिर फैक्ट्री पे उस फॉरेन डेलीगेट की विजिट करवाते हैं। वाओ, दैट्स गुड। सो अब ये बताइए इसके अंदर कि आपका जो बिजनेस मॉडल है उसमें हम लोग ज़्यादातर कि किस किस तरह के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, मैं बहुत वैसे पूरी लिस्ट तो नहीं मांगूंगा, लेकिन कुछ पॉपुलर चीज़ें हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं सबसे ज़्यादा, जिसका मार्केट शेयर सबसे बड़ा है? सर्विस इंडस्ट्री में जैसे फॉर एग्जांपल सोलार इंस्टॉलेशन। ओके, सोलार पैनल्स हम नहीं दे सकते उतना सस्ता, लेकिन उसका EPC जो करना है, जो रेट पे और जो प्राइस पे हम कर सकते हैं और कोई कंट्री नहीं कर सकती है। और अफ्रीका, एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, कि इंडिया जो 1980s और 1990s में से गुजर रहा था, अफ्रीका उससे गुजर रहा है अभी फिलहाल। तो उनके लिए ये सारी टेक्नोलॉजीज बहुत मस्त है, नीडेड है, और हमको अभी यूज करना और बनाना दोनों एक्सपीरियंस भरपूर है हमारी कंट्री। मतलब कि एक तो सर्विस इंडस्ट्री हो गई जहाँ पर उनको मैन पावर चाहिए जो इंस्टॉलेशन और सब कुछ कंप्लीट करके दे दे। इसके अलावा और क्या होता है? फूड आइटम्स, फूड प्रोडक्ट्स। ओके, अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियंस हैं, ओके, जिनको स्पाइसेस, ग्रेन्स, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी उनको पता नहीं है कि उसको कैसे उगाया जाता है या कैसे उसकी फार्मिंग की जाती है। और इंडिया बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट producer of rice and grains in India, so we have very good opportunity for grains and food products to be supplied in Africa. इसके अलावा textile, sir. Textile is again, Bangladesh may be the largest manufacturer of the world, but उनके capital finance, उनकी economical conditions and political problems, so India is getting advantage of that now. But the one more thing I would like to add इसमें, कि कौन सी इंडस्ट्रीज इसमें ज़्यादा काम कर सकती है, तो मेडिकल टूरिज़्म आज की तारीख में अफ्रीका में हाईएस्ट रिक्वायर्ड है। वहाँ के मेडिकल फैसिलिटीज़ जो अभी है, दे आर इन अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन। उनके पास US जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट कराए, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। सो इंडिया इज़ ओनली द डोर फॉर देम, कि इंडिया में आके ट्रीटमेंट कराए या इंडिया के डॉक्टर्स वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट करें। सो अगेन इट इज़ अ वेरी ह्यूज इंडस्ट्री, मतलब बाकी कोई इंडस्ट्री से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेडिकल की वहाँ पे ज़रूरत है। इट्स अ नीड ऑफ अफ्रीका। ओके, अब मुझे इस पॉलिटिकल चीज़ से एक चीज़ याद आई, जो भी एक ट्रेड वॉर चल रही है ना, और डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने हमारे इंडिया पे बहुत बड़ा एक टैरिफ लगाया है, तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस मार्केट में? सर, हम कहते हैं ना, every distractions give an opportunity for a growth, new growth. मतलब कुछ बर्बाद नहीं होगा तो नया कैसे खड़ा होगा, मतलब कहीं पे कुछ टूटा है तो वहीं पे नया भी बनेगा। तो ट्रम्प ने हमारे लिए नए दरवाजे खोल दिए। ट्रम्प बोल रहा है भाई हम टैरिफ लगाएंगे, आपको हमारे साथ बिजनेस करना है, हमारी बात नहीं मानोगे तो। सर, अफ्रीका इतना बड़ा मार्केट है सर, विद सो मच ऑफ पॉपुलेशन ओवर देयर, हमको अमेरिका की जरूरत ही नहीं है। ओके, अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है, अनटैप मार्केट है।
ओके देयर इज सो मच ऑफ लेकिन वो तो बिजनेस। डिपेंड भी करता है ना उस चीज़ के ऊपर कि सामने डिमांड क्या है। फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे सूरत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो डायमंड है, डायमंड यहाँ से वहाँ पे जा रहा है, फिनिश डायमंड यानी कि जो पॉलिश डायमंड होता है, डायमंड ज्वेलरी है वो, तो वो हम अफ्रीकन नहीं खरीद पाएंगे। आई थिंक वो उतना बड़ा मार्केट नहीं होगा। तो वो डिपेंड भी करता है कि कौन सा मार्केट में हम लोग कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो वो एक थोड़ी सी अलग चीज़ है कहीं ना कहीं। इसके अलावा एक चीज़ मुझे बताइए कि अब समझो कि यहाँ पर कोई कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहा है, राइट, वो एक्सपोर्ट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, ठीक है, उसके बारे में आप किस तरह से लोगों को गाइड करते हैं? अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे, ठीक है, कि भाई मैं ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो क्या उसके लिए मार्केट वो सही होगा या नहीं होगा? क्या उससे रिलेटेड कुछ कंसल्टिंग आप प्रोवाइड करते हैं? अगेन वन सिंपल रिप्लाई, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है इंडिया में जो बन रहा है जिसको हम अफ्रीका एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ओके यू नेम इट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, ओके मैन पावर सप्लाई, स्किल्ड मैन पावर सर। जैसे फर्नीचर बनाने वाला, ओके वहां पे लकड़ा भर भर के पड़ा हुआ है, लेकिन उस लकड़े का यूज कैसे करना उनको पता नहीं है। तो स्किल्ड लेबर्स है, उनकी वैल्यू वहां पे बहुत है सर। सो ओवरऑल अब ये जैसे कि आपने इतनी सारी सब चीज़ें बताई, तो इसमें पूरी डील होती कैसे है? से डील में ऐसे है कि देखिए, अगर बायर यहाँ पे आता है, जो हम मीटिंग करवाते हैं, उसके बाद अगर उसको प्रोडक्ट वगैरह पसंद आते हैं, तो देन व्हाट वी डू इज़ कि भाई उसका प्रोडक्ट का कोटेशन वगैरह उसको निकालना पड़ता है विथ FOB प्राइस और CIF प्राइस एंड ऑल दैट। तो पहले तो उनका जैसे कि कोटेशन में फिर प्लस माइनस होता रहता है, प्राइस कोट रिवाइज होती है, ठीक है, ओके, एक फाइनल प्राइस पॉइंट पे आते हैं। और पेमेंट टर्म्स उसमें ऐसा रहता है कि भाई 30% एडवांस पेमेंट देता ओके 30% एडवांस देंगे। है। यस, वो एडवांस आने के बाद ही जो सप्लायर है वो अपना काम शुरू करेगा। मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करेगा। वो मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म होने के बाद वो वीडियो भेजेगा वहाँ पे, तो उसके बाद बैलेंस 40% आता है। ओके तो वो 70% आ गया उसके पास। उसके बाद जब BL जनरेट होता है, BL का कॉपी बायर के पास जाता है, तो बैलेंस 30% पेमेंट आ जाता है। तो ऑलमोस्ट 100% पेमेंट इज देयर विद द सेलर एंड देन ओरिजिनल BL के साथ उसका गुड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उसमें आपका रोल क्या रहता है? क्योंकि एक डाउट कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट बिजनेस में ये ज़रूर रहता है पेमेंट्स का, क्योंकि यहाँ पे होगा तो आप घर पे चले जाओगे दूसरे दिन, ठीक है। इसमें हाँ, इसमें ऐसा है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वी हैव इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो वर्ल्ड वाइड है, उनका अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ देम। दे आर हेल्पिंग if the buyer is default to do the payment or if the seller is default to deliver the goods, तो जिसका भी जहाँ पे विक्टिम होगा वहाँ पे इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हेल्प करता है। ओके सो थ्रू देम वी कैन हेल्प देम आउट टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके जो डिस्प्यूट होता है उसमें मतलब वो अगर कुछ डिस्प्यूट हुआ तो फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हेल्प लेके हम इनको इसमें से बाहर निकाल। मतलब कहीं ना कहीं हमारा पैसा सेफ है। Yes, yes, our money is safe. And we also advise people 100% advance लेने के बाद ही you finalize the deal, not before that. ओके तो आप जो डेलीगेट्स वहाँ से लाते हो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या होती है? जैसे कि अभी मैंने जैसे आपको बोला कि मेरा 16 years of experience है डेलीगेशन, मतलब टू इनवाइट द डेलीगेशन। तो कहीं ना कहीं डेलीगेशन कहाँ से आता है? थ्रू दी इंडियन एम्बेसी, थ्रू अफ्रीकन एम्बेसी इन दिल्ली, और थ्रू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, और थ्रू जो एजेंट्स मेरे पहले से यहाँ पे बहुत बार ये लोग आ चुके हैं, एंड दे फाइंड आउट द गुड पीपल, द जेन्यून बायर्स फॉर अस फ्रॉम देयर। ऐसा है। सो दिस इज़, जैसे कि अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इफ़ इंडियन एम्बेसी है, इफ़ अफ्रीकन एम्बेसी है, तो वो लोग जो लाते हैं उनको हम पहले बोलते हैं कि ये हमारा इवेंट है, वी वांट दिस पीपल फ्रॉम देयर। इवन हमारे पास अगर कोई सप्लायर भी है जिसको एक्सपोर्ट करना है, तो हम उनको बोलते हैं कि दिस इज़ द प्रोडक्ट जिसका ये लोग वहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो थ्रू देम ऑल्सो वी गेट पीपल। ओके सो इट इज़ लाइक दैट, सो वी गेट द जेन्यून बायर्स। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ कि अगर बायर जेन्यून नहीं है तो वो एडवांस पेमेंट नहीं देगा। ओके राइट, ये कंडीशन पे वो तैयार नहीं होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कोई भी
ये डील क्रैक करता है तो एक MOU साइन होता है। MOU में सब मेंशन होता है कि दिस इज एंड सो फर्स्ट थिंग इज माय एडवाइस इज पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, देन यू डू द बिजनेस। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स कब फाइट कर सकता है, जब तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स है। तो अभी ऐसे भी लोग हैं जो ब्लाइंड फेथ रख के कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं करते और बिजनेस करते हैं और फिर फंस जाते हैं इसमें। यानी कि नॉलेज नहीं होने की वजह से वो कुछ एक्सपीरियंस ऐसा कर लेते हैं। Even knowledgeable people do this mistake. ओके I'll tell you, even knowledgeable, because कहीं ना कहीं ग्रीड भी होता है कि भाई चलो अपने को बड़ा बिजनेस है। हाँ हाँ दिस इज व्हाट। सो नॉलेज, बेचारे जिसको नॉलेज नहीं है वो तो फंस ही जाएगा, पर जिसको नॉलेज होता है वो अपनी ग्रिड की वजह से थोड़ा सा चीजें इग्नोर कर देगा। तो कभी कभी हमको भी बाईपास करके लोग चले जाते हैं कि भाई चलो मिला, बाईपास करके चले जाते हैं। धंधा मिला, एक डील हुआ, दूसरा डील हुआ, तीसरे डील में अटक गए, फोन आएगा मैडम अटक गए। एक्चुअली मुझे भी मेरा जो अगला सवाल था ना, एक्चुअली वो यही था कि वाई टू चूज एफ्रो अरब, है ना, कि भाई अगर समझ लो कि अगर मैं कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ और मैं खुद ही जाके वहाँ पर मैं डील कर सकता हूँ ना, तो वाई क्या एफ्रो अरब के थ्रू क्यों जाऊँ? सर, वो जो डेलीगेशन जो आता है ना हमारे पास, इतने सालों का कनेक्ट है, इतने सालों का जो हमारा व्यवहार हुआ है उनके साथ में, तो उनको हमारे से तो बिगाड़ के मतलब बनता ही नहीं है। क्योंकि उसको अगर इंडिया आना है तो हमारे इनविटेशन पे ही आता है। हमारे इनविटेशन के बिना तो वो आ नहीं सकता है। यहाँ पे एम्बेसी में दिखाना पड़ता है भाई क्यों जा रहा है तो। राइट वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पर इनविटेशन लेटर, वीज़ा लेटर, हमारे वीज़ा लेटर में वो बंदा आता है। ओके जो जितने टाइम का वीज़ा है ना उतने टाइम तक ही वो इधर रुक सकता है, वापस उसको चला जाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि इवन अफ्रीका में वो प्रॉब्लम है, इंडिया में भी वो प्रॉब्लम है। दोनों भी अगर बाईपास करके चले जाते हैं तो द प्रॉब्लम क्रिएट होता है एंड देन दे कम बैक टू अस। सो व्हाई एफ्रो अरब बिजनेस एसोसिएशन? फॉर दिस सेफ्टी, द ट्रस्ट। Indian supplier has trust on us, even African buyer has trust on us. यहाँ पे ऐसा So नहीं है कि this हम is- गारंटी लेते हैं आपकी पेमेंट की। उसके लिए तो आपको ही सावधानी रखनी है। मतलब वो हम बोलते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी वाला, ऐसा वो होने के चांसेस रहते ही है। वो तो यहाँ पे लोकल बिजनेस में भी होता है। ओके मतलब आप आपके बिजनेस में ध्यान नहीं दोगे, आप अपना पकड़ नहीं बना के रखोगे आपके धंधे में, तो दुर्घटना होनी ही होनी है, आज नहीं तो कल। राइट तो सेम वे इट इज देयर। जो प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड है वो लेने ही लेने हैं आपको। आईसी के थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिए, डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाए, जो प्रोसेस राइट जो कि आपने जो भी चीज़ें हैं जो फुलफिल नहीं करी, पूरी फॉलो नहीं करी, तो बट वैसे कि आप Then you cannot blame that अफ्रीका में बिजनेस नहीं करना चाहिए, because fault is in you, not in the people. अगला सवाल ये आता है कि कहीं ना कहीं कि डर भी लगता है ना हम लोगों को कि करें तो कैसे करें। अगर मैंने या फिर हमारे जितनी भी ऑडियंस है जो भी देख रही है या फिर जो करना चाहते हैं, उन्होंने कभी कोई एक्सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, अब समझ लो आपने तो एक डील तो लाके दे दी सामने वाले को कि हाँ भाई आपको इतनी क्वांटिटी के अंदर ये चीज़ आपको करनी है, राइट, लेकिन उस चीज़ को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, कहाँ से कहाँ पर भेजना है, ठीक है, कौन से पोर्ट पे भेजना पड़ेगा, कौन से रूट ऑफ उससे जाएगा, तो क्या उसमें भी एफ्रो अरब जो आपकी कंपनी है वो आप कंसल्ट करते हो, लोगों को बताते हो, गाइड करते हो? We help them out. ओके मतलब आपके पास में पूरा ऐसा एक सेटअप कनेक्शन करवाते हो? मतलब ये नहीं कहते हम कि हम एक्सपोर्ट कर देंगे उनके बिहाफ पे, ओके लेकिन इतने साल का एक्सपीरियंस होने की वजह से हमारे पास नॉलेज तो है ही है जो हम पास ऑन करते हैं। सेकेंडली द पीपल और द ऑर्गेनाइजेशन जो ये एग्जीक्यूशन करता है, जिसको हम मर्चेंट एक्सपोर्टर्स बोलते हैं, उनके साथ उनका प्रॉपर टाइप करवा देते हैं। तो उसकी वजह से उनको एक्सपोर्ट करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। और बाकी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज की तारीख में एक्सपोर्ट्स को इतना प्रमोट करने को देख रही है। अगर आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए, 2 घंटे में आपका सीए आपके लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस ला के दे सकता है। इट टेक्स ओनली 2 आवर्स। पहले 2-2 साल लगते थे आने के लिए। राइट अब 2 घंटे का प्रोसेस है सिर्फ। राइट डॉक्यूमेंट्स, राइट इन्फॉर्मेशन, आप ऑनलाइन फीड करना है, कहीं पे लाइन में नहीं खड़ा रहना आपको। ऑनलाइन फीड करो और 2 घंटे में आपका लाइसेंस आपके मेल पे आ गया है, प्रिंट आउट लेके आपके टेबल पे पड़ा हुआ है। अभी जितनी भी हमने बातें करी दैट इज़ ऑल अबाउट द अफ्रीका।
आप अरब कंट्रीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरब तो सर उससे भी 2 कदम आगे है। किसी को ऑफिस खोलनी है अरब कंट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस कर रहा है, टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहा है, अब उसको वहाँ पे ऑफिस चालू करनी है ओके अपनी सर्विसेज देने के लिए। तो फ्री ट्रेड जोन दोनों हाथ खुले करके बुला रहा है, आओ हम आपको दे रहे हैं ऑफिस यहाँ पे। वो यहाँ पे आएंगे आपको हेल्प करने के लिए, आपको वहाँ पे नहीं जाना है ऑफिस खोलने के लिए। दे विल कम टू योर डोर स्टेप, कम टू। मतलब कि अगर मुझे दुबई में ऑफिस ओपन करनी है तो आई कैन ओपन इजीली? यस, वेरी इजी। फ्री ट्रेड जोन में जैसे इंडिया में कोवर्किंग स्पेस है, वैसे कोवर्किंग स्पेस, टेबल स्पेस चाहिए। यानी कि अगर मैं अलग से कोई ऑफिस में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहता, एग्जैक्टली तो टेबल स्पेस भी मिल जाएगा, कोवर्किंग स्पेस भी मिल जाएगा, कैबिन चाहिए तो कैबिन मिल जाएगा, कंप्लीट फर्निश्ड ऑफिस चाहिए आपको वो भी मिल जाएगा। आपके पास स्टाफ नहीं है वहाँ पे, यहाँ से नहीं भेज सकते, वहाँ पे आपको स्टाफ चाहिए तो वो भी वो आपको असिस्ट करेंगे अपॉइंट करने के लिए। एंड फ्री ट्रेड जोन मतलब टैक्स फ्री जोन है। आपको वर्ल्ड वाइड कहीं भी बिजनेस करना है आप वहाँ पे बैठ के कर सकते हो। ओह दैट्स गुड। मतलब कि मुझे अगर दुबई में ऑफिस करना है तो मैं इजीली बिना कोई हेडक के, और उसमें आप पूरा सपोर्ट करते हो? एब्सोल्युटली पूरा सपोर्ट राइट है करेंगे। कि अगर अफ्रीका में बिजनेस करना है तो दुबई ऑफिस अगर आपकी है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू द ट्रांजैक्शंस। ओके, मतलब ये एक प्लस पॉइंट है। दिस इज अ प्लस पॉइंट एंड मेनी ऑफ देम डू फॉलो दिस प्रोसेस। मतलब कि यहाँ से मैं अपनी ऑफिस दुबई कर लूँ और वहाँ से मैं अफ्रीका में इजीली ट्रांजैक्शंस कर क्योंकि उनके लिए That दुबई is one ट्रैवल more करना बहुत आसान है अफ्रीका से, सकूँ। ओके, क्योंकि नजदीक पड़ता है। नजदीक पड़ता है, और कहीं ना कहीं दुबई इसी वजह से हॉट फेवरेट हुआ क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड का कहीं ना कहीं सेंटर पड़ता है। फ्रैंकफर्ट और दुबई वर्ल्ड के सेंटर में गिना जाता है। अगला सवाल हिना जी मेरा ये है कि मैं अपने यहाँ पर ही हैप्पी हूँ, है ना, बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे एक्सपोर्ट क्यों करना चाहिए? तो एक्सपोर्ट क्यों करना चाहिए मतलब एक तो है कि अपने जो जोन है उसमें से बाहर जाओ, लोगों को मिलो, देखो, एंड यू हैव टू एक्सप्लोर मोर। दूसरी बात यह है कि अगर आपको एक्सपोर्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक प्रीमियम कंपनी समझती है एंड ऑल्सो दे गिव बेनिफिट्स टू द एक्सपोर्टर्स बिकॉज दे वांट द पीपल फ्रॉम अफ्रीका, वहाँ से लोग यहाँ आने चाहिए, वहाँ से आपका इंपोर्ट मतलब इंडियन गुड्स बाहर जाने चाहिए, जो मेड इन इंडिया है वो चीज़ बाहर जानी चाहिए। सो फॉर दैट yes, for that they consider you as a premium exporters. So that is one motivation. Even if there are exhibitions through government, अगर आप जाते हो, if there are exhibitions there in Africa या कुछ delegation जाता है तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट एक सपोर्ट देती है। there is a support from government. अगला और आखिरी सवाल मेरा कि इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर कि अगेन वही चीज़ एक ट्रस्ट वाली कि क्या एक्चुअल जो बायर होता है वो ही इंडिया में लेके आते हो आप लोग कि जो हमसे बाय करके जाएगा, और मिनिमम एमओक्यू जो होता है क्या वो पॉसिबिलिटीज फिजिबिलिटी होती है कि वो बहुत कम मतलब कि हमसे एमओक्यू मांगे जो हम एक्सपोर्ट करने में पॉसिबल नहीं हो पाए, ऐसा तो नहीं होता ना कहीं? पर भाई इसमें मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। ये लोग इंडिया क्यों आते हैं बाई करने के लिए? चाइना हमसे बहुत आगे है। राइट, चाइना से हम भी बीट नहीं कर पा रहे। प्राइस वाइज वो बहुत चीप देता है और प्रोडक्ट बहुत देता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि चाइना के पास जाओगे तो एक्स क्वांटिटी मिनिमम बाई करनी पड़ती है, जहाँ पे पैसा बहुत बड़ा लगता है उनको, भले सस्ता मिलता है। यहाँ पे हम मिनिमम क्वांटिटी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक कंटेनर में चाइना जब देता है तो एक कंटेनर में एक ही पार्टी का मेजरली माल जाता है। राइट, जब हम देते हैं तो एक कंटेनर में 15 पार्टियों का माल जाता है। ओके 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 ओके, तो अलग अलग पार्टियों का माल अलग अलग करके भी जाता है यहाँ से। तो हम ये कहते हैं कि भाई तुमको 10 टन चाहिए, ठीक है दे देंगे 10 टन, 100 टन चाहिए दे देंगे 100 टन। वहाँ पे जब लेने जाता है तो उसकी मिनिमम क्वांटिटी को कंपलसरी बाई करनी ही पड़ती है। तो जैसे आपने सबसे पहले पूछा कि भाई जेन्युइन बायर्स आते हैं कि नहीं आते हैं, यस आते हैं। जेन्युइन बायर्स, जेन्युइन वहाँ के बिजनेस ओनर्स जो है, बिजनेस हाउसेस है, वो लोग आते हैं, लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं है कि वही आए करके। फाइनेंशियली भी उनको प्रॉब्लम होती है कि भाई वो खुद से नहीं आ सकता है, बिजनेस अकेला संभाल रहा है वहाँ का, वो छोड़ के भी नहीं आ सकता है। राइट, बहुत बार उसके फाइनेंसेस अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी क्वांटिटी होती है 2 टन 3 टन की क्वांटिटी होती है,
तो उसके लिए वो यहाँ तक ट्रैवल करके आएगा, ट्रैवल तो करके उसके आएगा तो बजट उसका इकोनॉमिक्स बजट में बैठेगा नहीं। बैठेगा ही नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, 15-20 बिजनेस वाले जमा होते हैं, उनमें से एक जन को वो नॉमिनेट करते हैं, ओके। भाई तू हमारा सोर्सिंग एजेंट बन के जा वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। तो वो ऐसा सोर्सिंग एजेंट आता है उनके बिहाफ पे, यहाँ पे सबके फाइनेंसेस समझ के, सबके प्रोडक्ट की डिटेल्स लेके और समझ के फिर हमारे पास आता है। इंडिया में आता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना यहाँ पे स्टे करता है, सारे प्रोडक्ट सोर्स करता है और फिर वहाँ पे जाके ऑर्डर्स प्लेस करता है। तो हमने भी क्या किया है सर कि मोर देन 20 कंट्रीज़ में वहाँ पे हमारे एजेंट्स अपॉइंट किए हुए हैं। अब हमने उनके लिए और इजी कर दिया है, हर बार आने की ज़रूरत नहीं है, मत आ हर बार, डोंट स्पेंड फॉर दैट, यू सेंड अस ए रिक्वायरमेंट, जब डील फाइनल करनी है तभी आ, बराबर, बार बार आने की जरूरत, बार बार आने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, यू सेव मनी फॉर दैट ऑल्सो। सो बोथ वेज होता है। ओरिजिनल बिजनेसमैन जो है वो भी आता है, अगर उसकी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट हो तो, राइट, तो वो एजेंट्स भेजता है फिर। दैट्स ग्रेट। काफ़ी बढ़िया लगा आप लोगों से बात करके और ये सब चीज़ें समझ के। मैं अपनी ऑडियंस को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो एक्सपोर्ट 100% करना चाहिए, क्योंकि जितना बाहर का पैसा अगर इंडिया में आता है तो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बड़ी होती है। दूसरी चीज़ कि जब भी आप ऐसा कुछ देख रहे हो, यानी कि इस पूरे जो हमारी कन्वर्जेशन हुई इसका जो समरी है वो बता रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं समझ पाया हूँ जास्मीन जी से और हिना जी से बात करने के बाद में, कि अगर आप चाहते हैं कि अफ्रीका या फिर अरब कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करना, तो या तो आप काम करिए कि आप जो कुछ बना रहे हैं उसके लिए मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडीज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि क्या आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एक्सपोर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, आप खुद इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको पूरी जो डिटेल है वो दे दूंगा, ताकि जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं जो वहाँ से आते हैं उनको आपके यहाँ पर विजिट करवाना या फिर कोई ट्रेड फेयर के अंदर आपका वहाँ पर पार्टिसिपेशन करना कि भाई अगला ट्रेड फेयर कहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा इनके थ्रू जाने से फ़ायदा यहाँ पर ये हो रहा है कि ये लोग 15-16 सालों से वहाँ के लोकल्स के साथ में जुड़े हुए हैं, तो ये वहाँ के लोगों को अच्छे से जानते हैं कि भाई हाँ उसका जो बिजनेस है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, क्या सच में वो एक्चुअल बायर है या नहीं है, तो दे नोज एवरीथिंग, वहाँ की लोकल्स को जानते हैं। तो इस वजह से जो चीट होना है या फिर कहीं ना कहीं जो स्कैम वाली जो चीज़ें वो यहाँ पर होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि अफ्रीकन्स भी बट ऑफ से यही सोचते हैं कि यार हम उनसे बाय करेंगे, पैसा दे देंगे, क्या प्रोडक्ट हमारे पास में सही आ रहा है या नहीं आ रहा है उसकी गारंटी कौन लेगा। तो उसकी गारंटी कहीं ना कहीं जो एफओ अरब कंपनी है वो यहाँ पर लेती है। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करने का, और वो भी अफ्रीकन कंट्री में, क्योंकि जैसे कि वो भी अंडर डेवलप कंट्री है और वहाँ पर रिक्वायरमेंट काफ़ी है, तो आप बहुत इजीली वहाँ पर काम कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमसे जुड़े, काफ़ी सारा नॉलेज हमारी ऑडियंस के साथ में शेयर किया, और आगे आने वाले वक्त में जो भी हमारे वीडियोज़ को देख रहा है या फिर बिजनेस करना चाहता है तो आपसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करेगा और आप उनको ज़रूर अपनी जो गाइडलाइन है वो प्रोवाइड करिएगा। इनके नॉर्मल कंसल्टिंग चार्जेस होते हैं, वो भी आपको इनके थ्रू बात करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि कितना उसके लिए चार्ज करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों का भी कि आपने हमारे वीडियोस को यहाँ तक देखा, और आपका भी कि आप इतनी देर तक बैठकर काफ़ी सारा जो नॉलेज है वो हमारी ऑडियंस को दे पाए। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह के कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ में, तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।